नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्य जीव लाइसेंसिंग नियम 2024 को अधिसूचित किया। भारत सरकार म्यांमार के साथ हुए फ्री मूवमेंट रिजीम FMR समझौते पर पुनर्विचार कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अति महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रकों के लिए रोडमैप का मसौदा जारी किया। मॉस्किटो फिश की 2 आक्रामक प्रजातियां भारत के अलग अलग परिस्थितिकी तंत्रों में फैल गई हैं। वैज्ञानिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक तट से दूर गहरे समुद्र में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की मैपिंग की। विदेश में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए श्रम नियम। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्य जीव संरक्षण लाइसेंसिंग नियम 2024 को अधिसूचित किया। इन नियमों ने वन्य जीव लाइसेंसिंग नियम 1983 की जगह ली है। 1983 के नियमों के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 के तहत वर्गीकृत वन्य जीवों के व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाई गई थी। असाधारण मामलों में केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करके व्यापार के लिए लाइसेंस दिए जा सकते थे। वहीं हाल ही में जारी हुए नियमों में उपर्युक्त उपबंधों को बदल दिया गया है। चलिए अब खबर का विस्तार करते हैं और नए नियम 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किसी वन्य जीव के व्यापार के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। कुछ मामलों में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से ये लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं। मुख्य वन्य जीव संरक्षक या एक प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा कुछ मापदंडों के आधार पर वन्य जीव व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करते हैं। इन मापदंडों में पहले से लाइसेंस होना तथा लाइसेंस जारी होने से वन्य जीवों के शिकार या व्यापार पर प्रभाव शामिल हैं। अब समझते हैं नए नियमों से होने वाले प्रभावों के बारे में। अनुसूची 2 में सूचीबद्ध स्तनधारियों और पक्षियों के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइसेंस प्रतिबंध में इस अनुसूची को शामिल नहीं किया गया है। इससे इनके संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इस अनुसूची में शामिल कुछ प्रजातियां पहले से ही एंडेंजर्ड श्रेणी में हैं, जैसे कि बुलबुल, फॉल्कन, टर्टल्स, गेको, सांप, चमगादड़। इससे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2022 द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किए गए थे। संशोधन के जरिए अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी गई है। खबर के आखिर में इन 4 अनुसूचियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अनुसूची 1 में उच्चतम स्तर के संरक्षण वाली वन्य जीव प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। इन प्रजातियों के उदाहरण हैं कृष्ण मृग यानी ब्लैक बक, स्लॉथ बियर यानी भालू, चीता और स्वैम्प हिरण। अनुसूची 2 में ऐसे वन्य जीव रखे गए हैं जिन्हें कम स्तर का संरक्षण प्राप्त है, जैसे कि नीलगाय, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स और अंडमान बुलबुल। अनुसूची 3 में नीलकुरिंजी, पिचर प्लांट, दारू हरिद्रा जैसी संरक्षित पादप प्रजातियां सूचीबद्ध की गई हैं। और अनुसूची 4 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स के तहत परिशिष्टों में सूचीबद्ध प्रजातियां जैसे कि रिवर डॉल्फिन, स्पाइडर मंकी शामिल किए गए हैं। आज की दूसरी मुख्य खबर है कि भारत सरकार म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम अर्थात FMR समझौते पर पुनर्विचार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि भारत म्यांमार सीमा पर जल्दी बाड़ लगाई जाएगी। साथ ही FMR समझौते को खत्म करने पर विचार किया जाएगा। वर्तमान में मणिपुर में लगभग 10 किलोमीटर के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर म्यांमार के साथ लगने वाली सीमा बिना बाड़ वाली है। भारत म्यांमार सीमा लगभग 1643 किलोमीटर लंबी है। चलिए समझते हैं कि भारत का म्यांमार के साथ FMR समझौता क्या है। यह समझौता भारत म्यांमार सीमा के 16 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले व्यक्तियों को वीजा या पासपोर्ट की आवश्यकता के बिना स्वतंत्र रूप से एक दूसरे देश की यात्रा करने की अनुमति देता है। इसे 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में औपचारिक रूप दिया गया था। अगर FMR समझौते पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता के कारणों की बात की जाए तो पहला मुख्य कारण है अवैध आप्रवासन। म्यांमार से चीन लोगों का भारत में अनियंत्रित आप्रवासन अर्थात उनका आना जारी है। दूसरा कारण है म्यांमार से सैनिकों का प्रवेश। म्यांमार के जुंटा सैनिक म्यांमार से पलायन करके मिजोरम में शरण ले रहे हैं।
तीसरा मुख्य कारण है निर्जातीय हिंसा और विद्रोह। मैतेई समुदाय ने मणिपुर में पिछले साल के तनाव के लिए आदिवासी कुकी चिन समुदायों के कथित अवैध आप्रवासन को जिम्मेदार ठहराया था। पुनर्विचार का चौथा मुख्य कारण है म्यांमार में मादक पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि। यूएनओडीसी की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार की राजनीतिक उथल-पुथल का फायदा उठाकर मादक पदार्थों को बड़े पैमाने पर उगाया जा रहा है। इससे इस क्षेत्र में सुरक्षा संबंधित चिंता पैदा हो गई है। अगर हम भारत म्यांमार संबंधों के अन्य पहलुओं की बात करें तो भारत म्यांमार कलादान मल्टी मॉडल परियोजना, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग आदि की सहायता से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सहयोग कर रहे हैं। बिम्स्टेक, मैकांग गंगा सहयोग आदि के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग कर रहे हैं। साथ ही भारत म्यांमार द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास द्वारा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अति महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रकों के लिए रोडमैप का मसौदा जारी किया। ये रोडमैप सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) ने तैयार किया है। इस रोडमैप में 5 अति महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रकों यानी क्रिटिकल टेक सेक्टर्स में स्वदेशी अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। CDAC सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित सेक्टर्स में अनुसंधान एवं विकास करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन अनुसंधान एवं विकास से संबंधित प्रमुख संगठन है। खबर की शुरुआत में सबसे पहले इस रोडमैप के मुख्य बिंदुओं पर सेक्टर वाइज चर्चा करते हैं। पहला है क्वांटम प्रौद्योगिकियां। 2033 तक क्वांटम प्रौद्योगिकियों का मानकीकरण किया जाएगा और 2034 तक क्वांटम गणना और संचार सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरा सेक्टर है क्रिप्टोग्राफी। रिपोर्ट के अनुसार 2028 तक सीमित रिसोर्स वाले डिवाइसेस के लिए क्रिप्टोग्राफी और 2034 तक क्रिप्टोग्राफी के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा है मोबाइल को सुरक्षित बनाना। इसके तहत साल 2030 तक अलग अलग ऐप्स से मोबाइल की सुरक्षा पर खतरों को कम करना और 2030 तक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS और मोबाइल हार्डवेयर के लिए स्वदेशी इकोसिस्टम का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुरक्षा के अंतर्गत साल 2030 तक IoT सुरक्षा के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र की शुरुआत की जाएगी और 2047 तक IoT एप्लीकेशंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में रिपोर्ट में बताया गया है। और आखिरी सेक्टर है साइबर फोरेंसिक्स। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2030 तक फिनटेक के लिए फोरेंसिक प्रौद्योगिकी सुनिश्चित की जाएगी और साल 2047 तक डिजिटल वर्ल्ड में निजता की सुरक्षा और क्वांटम फोरेंसिक सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी जिन सेक्टर्स पर हमने चर्चा की उनके अति महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रकों के लिए कुछ अन्य पहलें भी शुरू की गई हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई है। भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल यानी इंडिया AI को लॉन्च किया गया है। साथ ही नीति आयोग ने राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति जारी की है और नेशनल क्वांटम मिशन भी शुरू किया गया है। अब बात करते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की। मॉस्किटो फिश की 2 आक्रामक प्रजातियां भारत के अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों में फैल गई हैं। मॉस्किटो फिश की इन 2 प्रजातियों का नाम गम्बूशिया एफिनिस और गम्बूशिया होलब्रुकी है। ये दोनों प्रजातियां हानिकारक आक्रामक विदेशी प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत हैं। मॉस्किटो फिश को आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पंजाब जैसे राज्यों ने मच्छरों की आबादी से निपटने के लिए स्थानीय जल निकायों में डाल दिया था। मॉस्किटो फिश की आहार संबंधी आदतों और पर्यावासों में आक्रामक व्यवहार अपनाने के कारण स्थानिक प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। अगर गम्बूशिया प्रजातियों के बारे में बात करें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की मूल प्रजाति है। इसे भारत में जैविक तरीके से मच्छरों पर नियंत्रण के लिए लाया गया था। यह मच्छरों के लार्वा को खाती हैं। यह प्रजाति उथले जल में रहती है और सघन वनस्पति में प्रवेश कर वहां मौजूद लार्वा व प्यूपा का भक्षण करती हैं। गम्बूशिया को पहली बार भारत में 1928 में ब्रिटिश शासन के दौरान लाया गया था। आइए अब बात करते हैं कि ये आक्रामक विदेशी प्रजातियां क्या होती हैं। ऐसे जीव और पादप प्रजातियों को आक्रामक विदेशी प्रजाति कहा जाता है जिन्हें उनकी मूल जगह या पर्यावास से बाहर किसी अन्य पारितंत्र में लाया जाता है। इससे स्थानीय जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं या मानव के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जलकुंभी, लैंटाना आदि ऐसी आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं। व्यापार, परिवहन, यात्रा और पर्यटन के विकास रूपी वैश्वीकरण ने नए क्षेत्रों में आक्रामक प्रजातियों के प्रवेश की संख्या में वृद्धि की है। अगर हम आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभावों की बात करें तो इनका सबसे बड़ा प्रभाव आर्थिक प्रभाव होता है।
2019 के एक अनुमान के अनुसार इन प्रजातियों की वजह से विश्व की अर्थव्यवस्था को लगभग 423 बिलियन डॉलर के अधिक का वार्षिक नुकसान हुआ था। ये आक्रामक प्रजातियां फसलों को हानि पहुंचाती हैं और मृदा की गुणवत्ता में गिरावट लाती हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इन आक्रामक प्रजातियों का पारिस्थितिकी पर भी प्रभाव पड़ता है। IUCN रेड लिस्ट में शामिल 10 में से प्रत्येक एक प्रजाति को आक्रामक विदेशी प्रजातियों से खतरा है। साथ ही ये आक्रामक प्रजातियां स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ये प्रजातियां कभी कभार संक्रामक रोगों के वाहक के रूप में भी काम करती हैं। उदाहरण के लिए इनसे मलेरिया, वेस्ट नाइल फीवर आदि की संभावना बढ़ जाती है। आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। कुमनिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का लक्ष्य क्रमांक 6। इसका उद्देश्य 2030 तक जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभाव को समाप्त करना है। वैश्विक आक्रामक प्रजाति कार्यक्रम 1997, इसकी शुरुआत 1997 में की गई थी। रामसर कन्वेंशन भी इन आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। अब बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। वैज्ञानिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक तट से दूर गहरे समुद्र में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की मैपिंग की है। हम खबर की बात करें उससे पहले यह समझते हैं कि प्रवाल होते क्या हैं। प्रवाल अकशेरुकी जीव होते हैं जो निडारिया नामक रंगयुक्त जीवों के एक बड़े समूह से संबंधित होते हैं। प्रवाल भित्तियां सैकड़ों से हजारों छोटे एकल प्रवालों की कॉलोनियों से बनी होती हैं। इन छोटे एकल प्रवालों को पॉलिप्स कहा जाता है। इन समुद्री जीवों में कैल्शियम कार्बोनेट से बने कठोर बाह्य कंकाल होते हैं। भारत में प्रवाल भित्तियां कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह तथा महाराष्ट्र के मालवण में पाई जाती हैं। आइए अब खबर पर वापस लौटते हैं। अंडर वाटर मैपिंग तकनीक समुद्र नितल की 3D छवियां बनाने में सक्षम बनाती हैं। यह 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक प्रवाल भित्तियों की मैपिंग को सुगम बनाती हैं। उल्लेखनीय है कि इतनी गहराई तक सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं करता है। समुद्र नितल का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय अर्थात उथले जल वाले प्रवालों की तुलना में गहरे समुद्री प्रवालों से ढका हुआ है। उष्णकटिबंधीय समुद्री प्रवाल सतह से 30 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं, जहां तक प्रकाश प्रवेश कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्ति प्रणाली है। गहरे समुद्र में प्रवाल छोटे जीवों के पर्यावास हैं, जो परस्पर जुड़े हुए अस्थि पंजरों का निर्माण करते हैं। ये विविध आकृतियों और रंगों में विकसित होते हैं। वे शार्क, स्वार्डफिश, झींगा, मछली आदि के लिए पर्यावास प्रदान करते हैं। आइए अब समझते हैं कि गहरे समुद्र के प्रवालों और उथले समुद्री जल के प्रवालों के बीच प्रमुख अंतर क्या क्या है। गहरे समुद्र जल के प्रवालों में कम विविधता पाई जाती है, जबकि उथले समुद्री जल के प्रवालों में अधिक विविधता पाई जाती है। अगर इनके पोषण या भोजन की बात करें तो गहरे समुद्री जल वाले प्रवाल या तो सतह से प्राप्त होने वाले जैविक पदार्थों या छोटे प्लवकों से प्राप्त पोषण पर निर्भर रहते हैं। वहीं दूसरी ओर उथले समुद्री जल वाले प्रवाल प्रकाश संश्लेषक शैवाल पर निर्भर करते हैं, जो प्रवाल के भीतर पाए जाते हैं और अपने होस्ट को पोषण प्रदान करते हैं। प्रकाश संश्लेषक शैवाल ऐसे छोटे एक कोशिकीय पादप होते हैं जिन्हें जूजेंथले के नाम से जाना जाता है। गहरे समुद्री जल के प्रवालों का रंग सफेद होता है, जबकि उथले समुद्री जल के प्रवालों का रंग भूरा या हरा होता है। अगर इनके द्वारा निर्मित संरचनाओं को देखें तो गहरे समुद्री जल वाले प्रवाल वृक्ष, पंख, स्तंभ या पंखे के आकार में पाए जाते हैं, जबकि उथले समुद्री जल के प्रवाल चट्टान जैसे होते हैं। अगर प्रवालों के महत्व को समझें तो ये तूफानों या चक्रवातों और अपरदन से तट रेखाओं की रक्षा करते हैं, स्थानीय समुदायों को रोजगार प्रदान करते हैं, साथ ही ये मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराते हैं। लेकिन इन प्रवालों के समक्ष खतरे भी विद्यमान हैं, जैसे तेल और गैस की ड्रिलिंग से होने वाला नुकसान, महासागर का अम्लीकरण होना, असंधारणीय मत्स्यन करना, साथ ही व्यापारिक उद्देश्यों से प्रवाल भित्ति से प्रवालों को निकालना भी एक बड़ा खतरा बन रहा है। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। विदेश में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए श्रम नियम। ट्रेड यूनियंस ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार द्वारा इजराइल में काम करने के लिए श्रमिकों की भर्ती करने का विरोध किया है। इन श्रमिकों की मुख्य रूप से निर्माण कार्यों में काम करने के लिए भर्ती की जा रही है। ट्रेड यूनियंस का मानना है कि इजराइल के लिए श्रमिकों की भर्ती संघर्ष वाले क्षेत्रों से नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के भारतीय लोकाचार के खिलाफ है। इस संदर्भ में सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में। पहला है क्षेत्रीय संघर्षों में फंसने का खतरा। अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य के चलते संघर्ष और हिंसा का जोखिम बना रहता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में जारी इजराइल हमास संघर्ष।
दूसरी समस्या है शोषण और अनुचित श्रम प्रथाएं। प्रवासी श्रमिकों के पास कानूनों का ज्ञान नहीं होता, ना ही वे वहां की स्थानीय भाषा बोल सकते हैं। इन वजहों से उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है। उन्हें बदतर कार्य स्थितियों में कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तीसरी समस्या है सामाजिक सुरक्षा कवरेज नहीं मिलना। भारत में श्रमिकों को जिन सामाजिक सुरक्षाओं का कवरेज मिला होता है, विदेश प्रवास कर जाने पर उन्हें इनका कवरेज प्राप्त नहीं होता है। इससे जुड़े कुछ अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे कि रहने के लिए बेहतर आवास ना मिल पाना, जीवन स्तर का निम्न होना। इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए भारत द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते। भारत ने कुवैत, ओमान सहित पश्चिम एशिया के 6 देशों के साथ लेबर मैन पावर अग्रीमेंट्स LMAs पर हस्ताक्षर किए हैं। कुछ कल्याण कार्यक्रमों की भी शुरुआत की गई है, जैसे कि अनिवासी भारतीयों यानी NRIs के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की गई है और भारतीय समुदाय कल्याण निधि भी स्थापित की गई है। भारत ने ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन 2018 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनके अलावा कुछ अन्य उपाय भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि ई-माइग्रेट एप्लीकेशन प्रणाली की शुरुआत की गई है और शिकायत निवारण के लिए मदद पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के कन्वेंशंस के अंतर्गत 2 कन्वेंशंस शुरू किए गए हैं। पहला है रोजगार के लिए प्रवासन कन्वेंशन 1949। इसका उद्देश्य रोजगार के लिए प्रवास करने वाले श्रमिकों हेतु पर्याप्त और मुफ्त सेवा जारी रखने में सहायता करना है। और दूसरा है प्रवासी श्रमिक कन्वेंशन 1975। ये गैर कानूनी रूप से नियोजित प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत ने इन दोनों कन्वेंशंस का अनुसमर्थन नहीं किया है। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं रास बिहारी बोस। हाल ही में रास बिहारी बोस को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। वे मोतीलाल राय के नेतृत्व में गठित क्रांतिकारियों के युगांतर समूह के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने पंजाब, संयुक्त प्रांत तथा बंगाल के क्रांतिकारियों के बीच संपर्क स्थापित करने में प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य किया था। वे दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में शामिल थे और 1912 में ही उन्होंने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला भी किया था। बाद में उन्होंने 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने गदर आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम रास बिहारी बोस जी से देशभक्ति, नेतृत्व, साहस, दृढ़ संकल्प जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरावली पर्वतमाला में संचालित खनन गतिविधियां अगर पर्यावरण के लिए हानिकारक पाई जाती हैं तो उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नासा ने इंजीन्यूटी से दोबारा संपर्क स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। इंजीन्यूटी किसी अन्य ग्रह पर संचालित और नियंत्रित उड़ान भरने वाला पहला एयरक्राफ्ट है। अयोध्या में 2 आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब्स को तैनात किया गया है। इन्हें प्रोजेक्ट भीष्म के तहत विकसित किया गया है। इस क्यूब के जरिए लगभग 200 घायल व्यक्तियों का इलाज किया जा सकता है। वर्तमान में मधिका भाषा को बोलने वाले केवल 2 व्यक्ति हैं, इसलिए ये भाषा विलुप्त होने की कगार पर है। ये भाषा चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाती है। इस भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बिंटूरोंग और छोटे पंजे वाला ऊदबिलाव नामक 2 नई स्तनधारी प्रजातियों को लाया गया है। दोनों प्रजातियां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि शून्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को माता पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संस्था को मान्यता देता है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मंदिर को तिरुवरंग तिरुपति के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के अधिष्ठात्री देवता भगवान रंगनाथ यानी भगवान विष्णु हैं। इन्हें शयन मुद्रा में दर्शाया गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।